नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे निम्न रक्तचाप और उसका योग से प्रबंधन। परंपरा के अनुसार सबसे पहले प्रार्थना करेंगे उस परम शक्ति की जो विश्व का एकमात्र नियंता है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि आज का हमारा विषय है निम्न रक्तचाप और उसका यौगिक प्रबंधन, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे रक्तचाप, निम्न रक्तचाप के लक्षण, कारण, दुष्परिणाम, सामान्य उपचार, यौगिक उपचार, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें और साथ ही पथ्य अपथ्य आहार। रक्तचाप हृदय की वह स्वाभाविक क्रिया है जिसमें हृदय के प्रसारण और संकोचन से धमनियों द्वारा रक्त हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग, उपांग और कोशिकाओं तक भेजा जाता है। यह हमारी रक्त नलिकाओं की जो बनावट होती है वह सामान्य रूप से लचीली होती हैं, उनके मार्ग पूरी तरह से खुले होते हैं और उनकी एक निश्चित फैलने और सिकुड़ने की सीमा होती है। तब हृदय पर ना तो कोई दबाव पड़ता है और यह क्रिया सामान्यतः होती रहती है, परंतु रक्त नलिकाओं की बनावट में अंतर, फैलने सिकुड़ने की क्षमता में अंतर और कुछ अन्य कारणों से जो हमारे रक्त प्रवाह होता है वह कम या अधिक हो जाना, सामान्यतः इसको जब अधिक हो जाता है तो उसे उच्च रक्तचाप और कम हो जाता है तो उसे निम्न रक्तचाप कहा जाता है। सामान्य रूप से जो हमारा रक्तचाप का दबाव होता है 120/80 होता है, और जैसे कि कल भी चर्चा की थी कि सिस्टोलिक, जब हमारा हृदय एक दबाव के साथ रक्त को फेंकता है या प्रेस करता है तो उस समय जो धमनियों पर दबाव मापा जाता है वो 120 मिलीमीटर मरकरी की जो स्थिति होती है वो बढ़ता है और इसे हम सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। और दूसरी स्थिति में जब हृदय विश्राम करता है और शिराओं द्वारा रक्त हृदय की तरफ वापस आता है तो वह 80 mmHg सामान्य अवस्था में होता है और उसे हम डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। इस अवस्था से 120/80 से mmHg मिलीमीटर पारे के दाब के कम या ज़्यादा होने पर, कम होने पर निम्न रक्तचाप और ज़्यादा होने पर उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, जिसे ही दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। जब निम्न रक्तचाप होता है तो उसे हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। निम्न रक्तचाप वह दाब है
जिससे धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफ़ी मात्रा में कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिससे वह क्षतिग्रस्त होते हैं और शरीर में इसके विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम दिखाई देने लगते हैं। पसीना आना, चक्कर आना, कमजोरी फील होना, आलस आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो धमनियां हैं उनकी जो सामान्य स्थिति थी उससे वह थोड़ी सी फैल जाती हैं, जिसके कारण जो रक्त का दबाव होता है वह सही मात्रा में ना होकर उससे कुछ कम हो जाता है। इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं वह इस प्रकार से हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो हमारी एकाग्रता नहीं होती है किसी भी काम में। ब्लड विज़न, जो हमारी देखने की क्षमता होती है उसमें कुछ कमी सी दिखाई देती है। सांस जो चलती है सामान्य से वह भी थोड़ी धीमी हो जाती है। जो प्यास लगने लगती है, ठंड लगने लगती है और हृदय में जो छाती के आसपास दर्द महसूस होने लगता है, डिप्रेशन महसूस होता है, पाचन में थकावट आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जब हमें रक्तचाप का अनुभव होता है तो थकान, थोड़े से काम करने पर भी या बगैर काम के भी थकान महसूस होने लगती है और यह थकान मुख्य रूप से दोपहर के बाद अर्थात तीसरे पहर में दिखाई देती है। सिर में चक्कर आने का अनुभव, जैसे सिर चकरा रहा हो या घूम रहा हो, या सिर में दर्द होना, आँखों के सामने अंधेरा सा छा जाना, कई बार कोई काम करते या किसी झटका लगते हुए, जैसे खड़े हुए या बैठे या कोई वजन उठाया या कुछ ऐसा काम किया जिसमें अचानक से झटका लगे तो आँखों के सामने अंधेरा सा छा गया, या कुछ चमकीले से तारे दिखाई देना, छाती में पीड़ा होना, घुटन महसूस होना, जो हमारी सामान्य रूप से त्वचा या स्किन होती है उसका रंग पीला या सफ़ेद सा महसूस होना, हाथ पैर के पंजों में पसीना आना और ज़्यादा जब घातक अवस्था दिखाई देती है, अचानक से जब कम हो जाता है तो पूरे शरीर का भी पसीना पसीना हो जाना, सांसों में धीमापन महसूस होना, एकाग्रता का अभाव महसूस होना, कमजोरी आना, प्यास लगना, मानसिक थकान, चिंता, अवसाद आदि महसूस होना, हाथ पांव में पसीना निकलना, हाथ पांव ठंडे पड़ना, हृदय की धड़कनों का बढ़ना व घबराहट महसूस होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और जब ये लक्षण दिखाई दें तब हमें ध्यान देने की बात कि सबसे पहले रक्तचाप को परीक्षित करवा लें। इसका परीक्षण कोशिश करें कि घर पर ही रक्तचाप के जो जांच करने के तरीके हैं उनको सीख लें और उसको यंत्र को रखें। साथ ही ऐसी आज तो विभिन्न प्रकार के डिजिटल रक्त परीक्षण मशीनें भी आने लगी हैं, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे भी कुछ भी लक्षण दिखाई दें तुरंत सचेत हो जाएं और चिकित्सक के पास जाने की कोशिश करें। साथ ही कुछ अन्य उपाय हैं जिससे कि रक्तचाप की अवस्था सामान्य हो जाती है। हार्मोनल इश्यूज़ कारण क्या हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो रक्तचाप के जो कारण हैं उसमें जो हमारे हार्मोन, जो एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, उनसे जो हार्मोन स्राव होते हैं उनके सामान्य से कम या अधिक स्राव होने पर भी ये रक्तचाप निम्न होने लगता है।
कुछ दवाइयों की मात्रा, जो दवाइयाँ किसी अन्य रोग के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं और वह शरीर के लिए उपयुक्त ना हो या उपयुक्त हो, तब भी कुछ दवाइयों के लक्षण ऐसे होते हैं कि वो सभी के लिए बराबर मात्रा में फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। वो ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को कम करती हैं। हार्ट एग्जॉशन और हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। सम ओवर द काउंटर ड्रग, कुछ जो नशीले पदार्थ या दवाइयाँ हैं उनकी मात्रा में कमी या अधिकता होने पर भी जो हमारा रक्तचाप होता है वह कम हो जाता है। जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं उनका फैल जाना भी इसका एक मुख्य कारण है। जो हमारे हृदय की कार्यक्षमता है उसमें बदलाव आने से भी होता है। लीवर से संबंधित कुछ बीमारियां हैं तो उसके कारण भी हार्ट, जो वो हमारे रक्तचाप होता है वो कम हो जाता है। और हार्ट फेलियर की अगर लक्षण दिखाई देते हैं या ऐसी संभावना होती है तब भी रक्तचाप कम हो सकता है। और एक सामान्य अवस्था होती है, कुछ महिलाएं जो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है या कई बार अधिक भी होता है, तो इसका ध्यान रखें कि इस कारण से भी रक्तचाप में कम या अधिक होता है। कुछ और कारण हैं जैसे कुछ बीमारियां हैं, यकृत, गुर्दे, प्लीहा और फेफड़ों में अगर कोई बीमारियां विकार हो जाता है जिससे कि हमारे शरीर को जो शुद्ध रक्त होता है वह नहीं मिल पाता है और इसके अभाव में शरीर दुर्बल होने लगता है। और यह जो कमजोरी या दुर्बलता है यह निम्न रक्तचाप का कारण भी बनता है। स्नायु जो हमारे होते हैं दौर्बल्य के कारण भी रक्तचाप निम्न हो जाता है क्योंकि रक्त का प्रवाह मंद पड़ जाता है। खान पान व रहन सहन में संयम ना होने से जो विकार होते हैं, विष होते हैं, वह हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं जिसके कारण भी कई बार रक्तचाप निम्न हो जाता है। कुछ उत्तेजक औषधियों की जो हमने अभी चर्चा की थी, किन्हीं अन्य रोगों की अगर आप औषधियाँ ले रहे हैं उसमें कुछ औषधियाँ उत्तेजक पदार्थ हैं तो इनके सेवन से भी रक्तचाप निम्न हो सकता है और इनसे लंबे समय तक अगर इनका सेवन करना पड़ता है तो ज़्यादा संभावना रहती है कि रक्तचाप में कुछ ना कुछ, क्योंकि जो ज़्यादातर आधुनिक जो औषधियाँ हैं उनका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम हमारे शरीर में दिखाई देता है। तो इसमें से एक लीवर, किडनी के जैसे अंगों के खराब होने की संभावना के साथ साथ रक्तचाप में परिवर्तन भी एक दुष्परिणाम होता है। मानसिक चिंता, भय, आघात या कोई मन पर जो भावनाओं के कारण बुरा असर पड़ता है उनके कारण भी रक्तचाप में गिरावट आ जाती है। हृदय गति में परिवर्तन भी निम्न रक्तचाप का एक कारण है। कई बार जो मधुमेह है वो उसकी कुछ अवस्थाओं में भी निम्न रक्तचाप होने लगता है। आहार नाल, किडनी, ब्लैडर में किसी अन्य बीमारी के कारण अगर रक्त स्रवण होता रहता है तो इससे भी रक्तचाप के निम्न होने की संभावना रहती है। और ध्यान रखने योग्य बात है कि कभी डिहाइड्रेशन के कारण भी, जैसे कि पानी की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो रक्तचाप निम्न हो सकता है। कई बार कुछ बीमारियां जैसे किसी उल्टी या दस्त होने के कारण शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाना, कुछ रासायनिक तत्वों की मात्रा कम हो जाने के कारण भी रक्तचाप निम्न हो जाता है। किसी चोट या अन्य किसी कारण से हमारे शरीर से रक्त निकलने लगता है तो इस कारण से भी रक्तचाप कम हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे, इनको ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसे कुछ कारण दिखाई देते हैं तो तुरंत ही चिकित्सक के पास या कुछ उपाय और हैं जिनको अपनाकर रक्तचाप को सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए। निम्न रक्तचाप की स्थिति में जो दुष्परिणाम होते हैं वो इस प्रकार से हैं। यह बहुत ही घातक होता है हमारे शरीर के लिए। और निम्न रक्तचाप की स्थिति में
गुर्दे, हृदय, फेफड़े तथा मस्तिष्क तेजी से खराब होने की संभावना होती है। थकान की वजह से चक्कर आना, अचानक धुंधला दिखना इसके दुष्परिणामों में होता है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ की अगर चक्कर आ जाए और आप गिर जाएं, जैसे रोड है या किसी वाहन को चला रहे हैं, दोपहिया वाहन या कोई भी हो, तो ऐसे समय इन बातों को ध्यान रखना है कि आपको चक्कर आने की संभावना है या रक्तचाप आपका अचानक से निम्न स्तर पर पहुंचने वाला है। तो आप ध्यान रखें कि ऐसी खतरे वाली जगह से दूर होकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। धमनियों और निम्न रक्तचाप के कारण हमारी जो धमनियाँ और नसें होती हैं उनमें रक्त का प्रवाह कम होने से शरीर के जो कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जिनमें कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई या प्रवाह है वह कम मात्रा में होता है और वहाँ पर पौष्टिक पदार्थ भी नहीं पहुँच पाते हैं। और इस कारण से हमारे शरीर में इनकी अभाव होने से शरीर के अंगों को आघात और वह कुछ बीमारियां ऐसे आघात हो सकते हैं जो कि परमानेंट मतलब सामान्य रूप से जैसे स्थायी अपंगता भी आ सकती है। जैसे मस्तिष्क में आघात पहुंचने से कुछ अंगों का काम करना बंद हो सकता है। अगर गिर जाएं और चोट लग जाए तो कुछ अंग स्थायी रूप से बेकार हो सकते हैं। तो इसलिए आपको सुरक्षा रखनी है ऐसे इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए। सामान्य उपचार की बात करें तो नियमित दिनचर्या का पालन इसको सबसे अच्छा उपचार है सभी प्रकार की बीमारियों के लिए तो है ही। साथ ही रक्तचाप के कारणों से जिन कारण से आपको हो रहा है अगर चिकित्सक या कुछ जांचों से आपको पता चल चुका है कि इस कारण से यह हो रहा है तो उसको निवारण करने, क्योंकि जो सामान्य रूप से रक्तचाप की दवाइयां हैं वो उतनी फ़ायदेमंद नहीं हैं जितनी कि कारणों को निवारण करने से आपको लाभकारी होगा। संतुलित और पर्याप्त मात्रा में नियमित भोजन लेना भी इसका एक अच्छा उपाय है। इसको व्यवस्थित या प्रबंधित रखने के लिए भोजन के बाद मूत्र त्याग करना और कम से कम 150 कदम चलने से भी इसमें लाभ प्राप्त होता है। सुबह शाम खुली हवा में टहलने से भी रक्तचाप को प्रबंधित रखने में सहायता मिलती है। और साथ ही ध्यान रखना है जो हमारा श्रम और विश्राम की मात्रा है उस पर ध्यान देने की, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए। और क्योंकि यह तनाव, चिंता, अवसाद आदि के कारण भी रक्तचाप निम्न या उच्च होता है, तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शांत प्रसन्न चित्त रहें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। साथ ही व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि जहां आपको तनाव, चिंता या अवसाद जैसे रोग घेर लेते हैं या ऐसा होने की संभावना है, ऐसी जगहों पर ना जाएं। उचित मनोरंजन और खेल आदि की व्यवस्था करें जिससे कि आप अपने आप को व्यस्त रख सकें, शरीर का सामान्य संचरण भी होता रहे। यौगिक उपचार की बात करें तो सबसे पहले क्रियाएं जिनमें कि जल नीति, सूत्र नीति, कपालभाति, अग्निसार, त्राटक आदि करने से इसमें रक्तचाप में जो लाभकारी होता है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास सामर्थ्य के अनुसार, अगर आपको जैसे लग रहा है कि अभी खड़े होने से या पीछे की तरफ हाथ खींचने से या ऊपर की तरफ खींचने से चक्कर आने की संभावना है, तो ऐसी ध्यान रखें कि ऐसी अवस्था में अभ्यास ना करें। जब आप अच्छा महसूस हो रहा हो और अगर कुछ ज़रूरत हो, आवश्यकता हो तो रक्त की जांच करने के बाद ही अभ्यास करें। संधि चालन की सभी क्रियाओं का अभ्यास बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। सूक्ष्म व्यायाम के सभी अभ्यास भी इसमें लाभकारी होते हैं और इनको करना बहुत ही आसान होता है। तो ऐसे आसान और संचरण वाले अभ्यास करने से ज़्यादा लाभ मिलता है, समय इनमें ज़्यादा लगता है। व्यस्त रखने की कोशिश करें, ऐसे अभ्यास करते रहें।
आसनों की बात करें तो खड़े होकर किए जाने वाले आसन फिर से एक बार ध्यान दिला दें कि जब आप आसन या व्यायाम करें तो पहले अपनी स्थिति को जांचें। अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो रक्त जांच करवाएं, उसके बाद ही ऐसे अभ्यास करें। और अगर आप योग शिक्षक या चिकित्सक के मार्गदर्शन में करें तो बहुत लाभकर होता है। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, हस्तोत्तानासन, त्रिकोणासन, पाद हस्तासन जैसे अभ्यास लाभकारी होते हैं। बैठकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यासों में पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, गोमुख आसन और मार्जरी आसन का अभ्यास लाभकारी सिद्ध होता है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में भुजंगासन, शलभासन, नौकासन, धनुरासन के अभ्यास किए जा सकते हैं। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में अर्धहलासन, हलासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन और पवन मुक्तासन की विभिन्न अवस्थाएं। सेतुबंधासन भी करना चाहिए। प्राणायाम की बात करें तो दीर्घ श्वसन और श्वासों पर नियंत्रण ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास होते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास भी लाभकारी होता है। सूर्य भेदी, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से भी लाभ मिलता है। और कोशिश करें कि इनका अभ्यास जब आप करें तो कुंभक का उपयोग ना करें। ध्यान और योग निद्रा का प्रतिदिन अभ्यास, लेकिन ध्यान रखें जब आप ये अभ्यास करें तो अचानक से ज़्यादा लंबे समय तक ना करें। और अभ्यास करते समय मार्गदर्शन आवश्यक है। और अगर आप को सामान्य अवस्था महसूस नहीं हो रही है तो पहले रक्त की जांच करवा लें, उसके बाद जो रक्त दबाव होता है उसकी जांच के बाद ही करें। पथ्य आहार के नियंत्रण से इसमें बहुत ही लाभ मिलता है। निम्न रक्तचाप में विटामिन B12 और उसके साथ ही फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करने वाले आहार लें, जैसे कि छिलके, शहद दालें और उसके साथ ही फलों की मात्रा। भोजन में संतुलित मात्रा में पोषक पदार्थों का शामिल करने की कोशिश करें। ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिनमें आयरन थोड़ा अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां। फलों का सेवन में मुख्य रूप से अनार, गाजर और लाल रंग से दिखने वाले बीटरूट आदि जो पदार्थ फल सब्जियां होती हैं, ऐसे आहार का भोजन में शामिल करें। सोडियम का उचित मात्रा में उपयोग भी लाभकारी सिद्ध होता है। अधिक रेशेदार भोजन जैसे कि सब्जियां, सेव, संतरा, गाजर, टमाटर, अनार, फलियों आदि का सेवन भी करने की कोशिश करें। अपथ्य आहार अर्थात जो इसमें लाभकर नहीं हैं या घातक हैं, ऐसे पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। बिना नमक के खाने का सेवन ना करें। मादक पदार्थों के सेवन से बचें। वसा युक्त आहार का सेवन भी लाभकर नहीं है। फ्रोजन फूड को त्याग दें। रोटी चावल की मात्रा को थोड़ा सा आहार में कम करके मोटे धान्यों से बने हुए, ज़्यादातर हम गेहूं की रोटी या चावल को ही कार्बोहाइड्रेट या मुख्य आहार के रूप में लेते हैं, तो इनकी जगह मोटे धान्य जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी आदि का उपयोग करें, जो ज़्यादा लाभदायी होते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा ना खाएं, कम मात्रा में, और कोशिश करें जो हमारे मील या भोजन की सामान्य मात्रा 1 या 2 बार हम लोग भोजन लेते हैं, तो इसको 3 से 5 बार
ले जाने की कोशिश करें। और क्योंकि कम खाना और बार बार खाना थोड़ा इसमें लाभकारी होता है, तो 3 से 5 कर रहे हैं, 1 या 2 बार पर निर्भर ना करें और एक बार में बहुत ज़्यादा ना खाएं। कुछ अन्य ध्यान रखने योग्य बातें जिससे कि इसके खतरे को थोड़ा कम किया जा सकता है या खतरे को भांप कर चिकित्सक के पास जाने की कोशिश करें। उच्च रक्तचाप की अपेक्षा क्योंकि निम्न रक्तचाप ज़्यादा खतरनाक साबित होता है, इसलिए थोड़े से लक्षण दिखाई देने पर भी चिकित्सक के पास जाएं या परामर्श लें या रक्तचाप का परीक्षण करवाएं या और उसका उचित प्रबंधन करने की कोशिश करें। तत्कालीन लाभ के लिए जांच के पर ना पहुंचें और अगर आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं, आप कई बार इन परिस्थितियों से जानकार हो चुके हैं, तो काफ़ी नींबू नमक का पानी जैसे कुछ पदार्थ लेकर इसे तत्कालीन लाभ के लिए आवश्यक होता है और इनको ले सकते हैं। तनाव को कम करने का प्रयास करें, चिंता आदि से दूर रहें, ऐसे स्थानों पर ना जाएं, इनका ध्यान रखें। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करें, नियमित अंतराल पर भोजन लेकर अपनी खान पान की आदतों को नियमित करने की कोशिश करें। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो हम इसको प्रबंधित रख सकते हैं। शारीरिक भार को नियंत्रित रखना, नियमित दिनचर्या, व्यायाम, योगाभ्यास, उपयुक्त आहार, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि के प्रबंधन द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। रक्तचाप की नियमित जांच, चिकित्सक का परामर्श, औषधियों का नियमित सेवन आवश्यक है। अपने आप से औषधियों को ना तो जोड़ें और ना ही औषधियों को बंद करें। कोशिश करें कि सामान्य दिनचर्या में आप प्रसन्न रहें और जो नियमित दिनचर्या है उसको अपनाने की कोशिश करें। मुख्य रूप से जागने सोने की जो समय है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम जैव घड़ी कहते हैं, वो हमारे शरीर की जैव घड़ी को बना के रखें, जिससे कि हमारे अगर जैसे ग्रंथियों के हार्मोन का स्राव है या शरीर की अन्य जो स्थितियां हैं उन पर नियंत्रण रहे और वह सामान्य रूप से होती रहें। इनका अगर ध्यान रखें तो रक्तचाप को प्रबंधित रख के सुखमय जीवन जिया जा सकता है और इससे हम प्रसन्न रहते हुए अपना जीवन सुखी रहते हुए जी सकते हैं। इतना घातक भी नहीं है, परंतु अगर इन रक्तचाप संबंधी बीमारियों पर ध्यान नहीं दिया, इन्हें इग्नोर कर दिया, तब यह घातक बीमारियों का रूप ले लेते हैं या दूसरी अन्य घातक बीमारियों को आमंत्रित कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इसको पहले से ही सामान्य रखने की कोशिश करें और चिकित्सक की सलाह को मानें, साथ ही दिनचर्या को नियंत्रित करें। वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार।